प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में भारत वैश्विक महामारी कोरोना की जंग में हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है। इसलिए जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर में कक्षा 12 के हिंदी सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में आज आपका स्वागत है। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जैसा कि पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजी जा चुकी है और इसे आप देख रहे होंगे और मेरा विश्वास है कि ये आपको पढ़ने के लिए भेजी गई थी, इसे ज़रूर पढ़ लिए होंगे, क्योंकि जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से कुछ भी बताएंगे आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी पीडीएफ भेजी जाए उसको मन लगा करके एक बार अवश्य पढ़ लें और आप यदि पढ़े होंगे तो निश्चय ही ये भूमिका में जैसे आपको दिया गया कि हिंदी गद्य क्या है, पद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है और हिंदी गद्य का स्वरूप और इसका विकास कैसे हुआ है, किस क्रम में हुआ है, किस समय से किस समय तक कौन सा युग रहा है, प्राचीन गद्य युग कैसा रहा, इसके बारे में अध्ययन किए होंगे। अब हम आपको संक्षेप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पाठ्यक्रम है और हमारा जो पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो हम लोगों को एक निर्धारित समय के अंतर्गत कितना पढ़ाना है और कैसे अध्ययन करना है। जैसे अप्रैल के महीने में गद्य एवं पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन करना है। दूसरा प्रथम पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा ललित निबंध राष्ट्र का स्वरूप लिखा गया, उसका अध्ययन करना है। और हिंदी काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित प्रेम माधुरी और यमुना छवि का अध्ययन करना है। और संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत भोजस्य औदार्यम और संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ का अध्ययन करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करेंगे। पहले ये जानेंगे कि हिंदी गद्य क्या है और कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये हिंदी गद्य मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली जो खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को हिंदी गद्य कहा जाता है। हिंदी गद्य अकेले नहीं बल्कि इसमें 8 बोलियों का सम्मिलित रूप है। नंबर 1 में ब्रजभाषा है और खड़ी बोली कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्यारे बच्चों, इन 8 बोलियों का जो सम्मिलित रूप है वो हिंदी गद्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। आइए अब हम हिंदी गद्य की क्या क्या विशेषताएं हैं इन पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य के माध्यम से आप जानते होंगे कि हिंदी गद्य क्या है और पद्य क्या है। हिंदी गद्य में लेखक अपने विचारों को व्यक्त करता है और हिंदी गद्य में तर्क बुद्धि विवेक चिंतन का अंकुश होता है। हिंदी गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं। गद्य में बनावटी रचना नहीं होती है। हिंदी गद्य व्याकरण सम्मत होती है और गद्य में विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का प्रयोग होता है। गद्य में शब्दों को सही क्रम में प्रयोग किया जाता है और उत्तम गद्य में वाक्यों का उचित प्रयोग होता है। हिंदी गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं। हिंदी गद्य एक ऐसी रचना है जिसमें रस, छंद, तुक आदि का विधान ना हो। प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य का स्वरूप कैसा है देखेंगे। नंबर 1, हिंदी गद्य खड़ी बोली का शुद्ध एवं साहित्यिक रूप है। कई क्षेत्रीय बोलियों से मिलकर खड़ी बोली बनी हुई है। हिंदी खड़ी बोली का विकास मुख्य रूप से ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है।
हिंदी गद्य का विकास 10वीं से, कुछ विद्वान इसे 10वीं शताब्दी मानते हैं और कुछ विद्वान 13वीं शताब्दी से इसका विकास मानते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के विकास को कालक्रमों में बांटा गया है, इसके समय को विभाजित किया गया है और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं इसको पीडीएफ के माध्यम से आपको जीआरवी ग्रुप एवं अपने संस्कृत ग्रुप के द्वारा इसका संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लें, या आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे और इसकी पीडीएफ हमारे द्वारा आपको समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही ये भी निरंतरता को बनाए रखेंगे। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास को जो कालक्रमों में बांटा गया है। नंबर 1, पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग। इसका जैसा कि नाम से ही आप जान रहे होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय के पहले जो समय था उसको हम पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म हमारा 1885 ईस्वी के बीच माना जाता है और इसके पहले का जो समय है 1850 के पहले का जो समय है वो पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और उसी पूर्व भारतेंदु युग को हम प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो का समय है, हमारे जो काल विभाजन करता है उन्होंने 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक मानते हैं। क्योंकि भारतेंदु जी का जो जन्म समय है सन 1850 में इनका जन्म हुआ था, तो भारतेंदु जी के पहले का जो समय हमारा है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी के बीच का समय है, वो पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है या उसे प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ और इसके पहले का जो समय था, 13वीं के पहले का जो समय है प्यारे बच्चों, वो 10वीं शताब्दी से शुरू होता है हमारा हिंदी गद्य साहित्य के बजाय हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हिंदी गद्य का प्रारंभ बाद में हुआ है और हिंदी काव्य का प्रारंभ पहले से हो चुका है। तो हिंदी काव्य पहले, चूंकि हिंदी काव्य की जो रचना होती है गद्य की अपेक्षा काव्य सरल होता है और गद्य जो होता है व्याकरण सम्मत होने के कारण थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसका विकास जो क्रम है वो देर से हुआ है। आइए, तो आप समझ गए कि पूर्व भारतेंदु युग जो है वो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक है। अब दूसरा आता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग आया हमारा, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सन 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, इसलिए 1868 ईस्वी से लेकर के सन 1900 तक भारतेंदु युग माना जाता है। तीसरा है द्वितीय युग। द्वितीय युग सन 1900 ईस्वी से लेकर के सन 1922 ईस्वी तक माना जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद शुक्ल युग और शुक्ल युग को ही हम छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं। तो शुक्ल युग हमारा सन 1922 ईस्वी से लेकर के सन 1938 ईस्वी तक माना जाता है। प्यारे बच्चों, चौथा काल विभाजन हमारा शुक्ल युग या छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म समय सन 1922 ईस्वी से लेकर के सन 1938 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद पांचवा काल विभाजन किया गया है शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम छायावादोत्तर युग कहते हैं। और उत्तर और पूर्व, इसको आप लोग समझ रहे होंगे, पूर्व माने पहले होता है और उत्तर माने बाद होता है। शुक्ल युग के उत्तर माने शुक्ल युग के बाद का जो समय है, अर्थात सन 1938 से बाद का जो समय आता है वो छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। अर्थात छायावादोत्तर युग हमारा सन 1938 ईस्वी से लेकर के सन 1947 ईस्वी तक रहा है। और इसके बाद आता है स्वतंत्र योत्तर युग। आपको जैसा कि जानकारी है कि हमारा भारत देश सन 1947 में अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद हुआ था।
इसलिए स्वतंत्रोत्तर युग इसे कहा जाता है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो युग है वह स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। ये 1947 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है वो स्वतंत्रोत्तर युग है। अगर हम आज आपसे पूछें कि वर्तमान समय में कौन सा युग चल रहा है तो आप यही बताएंगे स्वतंत्रोत्तर युग चल रहा है, और इसके बाद फिर आधुनिक युग में आते हैं। आइए प्यारे बच्चों, नंबर 1 पे जैसे आपने जाना था प्राचीन युग या पूर्व भारतेंदु युग, तो प्राचीन युग या पूर्व भारतेंदु युग जिसका समय सन 13वीं शताब्दी से 1938 ईस्वी तक रहा, हिंदी गद्य का विकास आदिकाल में कही जाने वाली या आदिकाल के भी नाम से जाना जाता है, और आदिकाल से कहीं कहीं ये यत्र तत्र इसके रूप देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी गद्य का जो विकास काल है आदिकाल में कहीं कहीं इसका प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है। नंबर दूसरा, हिंदी प्राचीन रूप में दक्षिण भारत व राजस्थान में इसके स्वरूप देखने को ज़्यादा मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में या उत्तरी क्षेत्रों में बाद में इसका विकास हुआ है। पहले इसका दक्षिण भारत में हुआ, राजस्थान में हुआ, उसके बाद कहीं उत्तर भारत में हुआ। अब आइए तीसरे, अगला पॉइंट है कि हिंदी ब्रज भाषा गद्य के रूप में, ये ब्रज भाषा जो है गद्य के रूप में उत्तर भारत में प्राचीन हिंदी के उदाहरण इसमें भी देखने को मिलते हैं। अब प्राचीन युग की हमारी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको परीक्षा में ये रचनाएं पूछी जाती हैं और इसे हमें बहुत ही याद रखने की जरूरत है। नंबर 1, सबसे पहली हमारी प्राचीन युग की प्राचीनतम और सबसे पहली रचना राउलवेल, जिसे हम चंपू के नाम से जानते हैं, और चंपू क्या होता है इस पे हम चर्चा अगली क्लासेज में करेंगे। प्यारे बच्चों, ये राउलवेल चंपू प्राचीनतम रचना है और इसका जो समय है वो 10वीं शताब्दी के आसपास बहुत ही प्रसिद्ध और पहले लेखक के रूप में रोड़ा जी थे। रोड़ा ने इस राउलवेल नामक पुस्तक की रचना की है। दूसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसे दामोदर शर्मा जी ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की है। और तीसरी रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसको ज्योतिरेश्वर जी थे, उन्होंने 14वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना की है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको इतना बता रहे हैं और अपना ध्यान रखने, माता पिता और का विशेष तौर से सभी बच्चों से हमारा एक सुझाव है कि माता पिता का सम्मान करें, उनकी बात को मानें। जैसा कि हमारा रामचरितमानस भी समय समय पर आपको बताता रहा कि माता पिता गुरु आज्ञा माने तो सबका भला इसी में जाने। इसलिए सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने माता पिता के बताओ उनके आदेशों का पालन करें। धन्यवाद। अगले क्लास में हम पुनः फिर मिलेंगे और विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप में क्लिक करें और उससे डाउनलोड कर लेंगे मटेरियल। समय समय पर आपको PDF इसमें उपलब्ध कराया जाएगा।